नमस्कार, सलाम, इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह दो साथी अदिति और मुकुंद। आज हम फिर 3 मुद्दे आपके सामने लेकर आए हैं। पहला मुद्दा है मतदाता सूची की जांच या छिपी हुई एनआरसी। बिहार में चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों से गंभीर सवाल उठे हैं। मुद्दा नंबर 2, जहां झुग्गी वहां मकान की जगह अब नारा हो गया है, जहां झुग्गी वहां बुलडोजर। गरीबों को क्यों उजाड़ने पर आमादा है दिल्ली की बीजेपी सरकार। और मुद्दा नंबर 3, जाति पूछी धर्म नहीं। ओडिशा से लेकर यूपी एमपी तक जातीय उत्पीड़न की बर्बर घटनाएं। तो इन तीनों मुद्दों पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। पहला मुद्दा, जैसा कि मैंने बताया, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस दौरान चुनाव होंगे। और इससे पहले, जस्ट पहले ही चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव मतदाता सूची के नाम पर, उसकी सत्यापन के नाम पर कई तरह के दस्तावेजों की मांग की है मतदाताओं से। और समय है केवल 1-1.5 महीने का, जिस दौरान ये मतदाता सूची सत्यापित और जारी की जाएगी। किस तरह के दस्तावेज हैं, किस तरह की इस पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकता तक का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या ये छिपी हुई एनआरसी है? इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पूछेंगे मुकुंद से, आपकी इस पर क्या टिप्पणी? मुकुल जी, जो मतदान वाला है, सबसे बड़ा सवाल तो चुनाव आयोग को लेकर जो पहले ही शंका है विपक्षियों में और आम जनता में भी, वो और बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसी का एक बढ़ता हुआ क्रम है जिसमें दिख रहा है चुनाव आयोग एक ऐसी चीज लेकर है जिसमें मतदाताओं पर अविश्वास और बढ़ेगा। विपक्षी दल भी इस पर लगातार सवाल उठा ही रहे। अदिति, क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? हाँ मुकुल जी, मेरा इसमें ये मानना है कि चुनाव आयोग की चाहे नीति ठीक हो, लेकिन नियत के ऊपर कई सवाल और टाइमिंग के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ये 2024 के, जब आपको 5 साल का वक्त था, तब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले क्यों नहीं गया। और बिहार से चुनाव के कुछ पहले ही ये करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। क्या है इस पर आपका विचार मुकुल जी? अदिति, मेरा मानना यह है कि जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, जिस तरह की डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उस पर लेकर शंका हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को जांच की जाती है, सत्यापित की जाती है। लेकिन जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, अपना प्रमाण पत्र, माता पिता का प्रमाण पत्र, उसे लेकर शंकाएं हैं। और वहां विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया है, इसलिए इसे छिपी हुई एनआरसी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। मुझे लगता है कि ये आज का सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। विपक्षी दलों को अपनी आपत्तियां सार्वजनिक करनी चाहिए। ठीक से इसका जो भी मूल्यांकन होना चाहिए कि केवल ये आशंका है या इसके पीछे कोई एक बड़ा डिजाइन है, बड़ी सोच है। जिस तरह की बातें एनआरसी को लेकर उठती रही थी कि वो पूरे देश में लागू की जाएगी, बीजेपी के एजेंडे में रहा है सीए, एनआरसी अभी पूरे देश में उस तरह से लागू नहीं हुई है। तो क्या ये एक ट्रायल है बिहार में? ये एक सोचने की बात है कि मतदाता सूची के नाम पर जिस तरह की चीजें मांगी जा रही हैं। तो अदिति, हम बात करें आपसे, जिस तरह के दस्तावेज है, मेरा सवाल सिर्फ इस पर है। मतदाता सूची सत्यापित होना कोई एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह के सवाल हैं कि अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हो तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर इस सन के बाद पैदा हुए तो माता पिता का देना होगा। ये सब चीजें जो हैं, क्या इससे पहले इस तरह की चीजें आई थी? इस तरह की चीज़ें तो नहीं आई थी मुकुल जी, लेकिन इस पे 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। जैसा कि मुकुंद ने बोला, एक तो इलेक्शन कमीशन के खुद के उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि जैसा कि विपक्ष की पार्टियों ने भी ये बोला है कि क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 के चुनाव जो एक गलत मतदाता सूची के ऊपर हुए थे, है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो आपने दस्तावेजों की बात की है, जानकार लोगों का ये कहना है, ये मानसून का टाइम है, बिहार में जिस तरह से बाढ़ आती है, जो पिछड़े इलाकों वगैरह लोगों के पास वैसे ही दस्तावेज नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो अपने को बचाएंगे। दस्तावेज 1 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया खत्म होनी है। अभी ट्रेनिंग तक नहीं शुरू हुई है। हाँ, जून ये हो गया है, अगस्त में पहली सूची जारी हो जाएगी, फिर उस पर चुनौती मांगी जाएगी। इतनी हड़बड़ी क्या है? इसी वजह से शंकाएं उठ रही है। तो मुकुंद, जैसे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने बड़े सवाल उठाए। अब बिहार को लेकर वहां यह था कि मतदाता बढ़ा दिए गए। यहां यह आशंका है कि इस बहाने मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। बहुत से लोग, जैसे अदिति ने भी कहा कि गरीब गुरबे, बहुत मेहनतकश लोगों के पास पूरे दस्तावेज नहीं है,
मैं तो ये कहूँ कि हम जैसे लोगों से भी अगर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। जन्मपत्री बनी होगी मेरी, पर वो भी मेरे पास नहीं है, मैं जन्मपत्री देखता नहीं हूँ क्योंकि। तो बर्थ सर्टिफिकेट की परंपरा तो बहुत बाद में शुरू हुई। अब आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो ये दस्तावेज दीजिए, इस सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुकुल जी, जरूरत तो मुझे खास कुछ लग नहीं रही, क्योंकि ना वोटर जो रोल वेरिफिकेशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर महीने मीटिंग होती है, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर होता है और डीसी आपका ईआरओ एआरओ दोनों बैठते हैं और उसके अंदर बकायदा जो नाम जुड़ने हैं और जो नाम कटने हैं उसकी लिस्ट दी जाती है। हर पार्टी का BLA 1 और BLA 2 होता है, उसको वेरीफाई करके आप काट सकते हैं या जोड़ सकते हैं, वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया आई है इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। अगर आप ये लाना चाहते थे तो आपको विपक्ष की पार्टियां, सारी पार्टियां, जो कि इलेक्शन का मतलब पक्ष विपक्ष नहीं है, सारी पार्टियां फिर मिलकर चर्चा करते फिर ये लाते तो हो सकता है कुछ इसमें नियत ठीक भी हो। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा किसी को कोई जानकारी नहीं थी। चुनाव आने वाला सर पर है, पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मोड में जा चुकी है, अब वहाँ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो करना ही संभव नहीं है। ये अभी अदिति कह रही थी जो लोगों के पास कागजात नहीं होंगे। बिहार का ऐसा हाल है, अभी बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ था जी, लेकिन भूमि सर्वे पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लोगों के पास एक तो कागजात नहीं है, दूसरी तरफ सरकारों के पास भी कागजात नहीं है जिसको वेरिफिकेशन कराने के लिए जमीन के कागजात नहीं है। जो वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बहुत सर्वे इसीलिए रुका हुआ है बिहार के अंदर क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के पास भी कोई आपत्ति लगा रहा है, पेपर की कॉपी मांग रहा है तो कॉपी नहीं मिल रही। और दूसरी बात, अगर कॉपी मिलेगी, इतना भ्रष्टाचार है आपको। अब ये अगर ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें देखिएगा एक एक पेपर निकालने के लोगों को कितना पैसा। 2003 का आप उसमें आधार मान रहे हैं, 2003 की वोटर लिस्ट से पहले जिसका नहीं जुड़ा या अपने माता पिता का लेके आइए, वो कहाँ से? ऑनलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन डालने की बात कांग्रेस लंबे समय से कर रही है, जो वोटर रोल आप ऑनलाइन करिए और जिससे लोग देख पाए, तो वो तो है नहीं। अब पुराना 2003 का वोटर रोल निकालना, उसमें से ढूंढ के देना बहुत मुश्किल काम है। और असम का जो आप देख रहे हैं, असम में एनआरसी हुई 3 करोड़ की आबादी है, सालों साल आज भी आपत्ति खत्म नहीं हो रही। बिहार की आबादी 8 करोड़ है, अब कहाँ से 1 महीने में पूरा कर लीजिएगा? सवाल तो बहुत बड़ा है। सवाल यही है। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि ये वाकई में कोई एनआरसी की प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह की पहले भी दस्तावेज मांगे जाते थे कुछ, लेकिन आधार आपने जमा कर दिया, अपना जहां रहते हैं उसका कोई प्रूफ दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, बिजली का बिल दे दिया उसका। लेकिन जिस तरह से जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, माता पिता के मांगे जा रहे हैं, यही एनआरसी की प्रक्रिया में हुआ था। इसी वजह से चाहे वो भाकपा माले है चाहे कांग्रेस है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक गंभीर मुद्दा है, मुझे लगता है इस पर और डिटेल आएंगी। जो कुछ अखबारों में या कुछ खबरें आई हैं हमारे पास, मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको बता दूं। 2003 से पहले, जैसे मुकुंद ने कहा कि उन जो पहले उससे पहले रजिस्टर्ड हो गए उन्हें तो कोई दस्तावेज नहीं देना, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपना जन्म स्थान तिथि का दस्तावेज देना होगा। पहले आधार में होता था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके आधार पर हो जाता था, या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। और फिर ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को पिता या माता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और 2004 के बाद जन्मे युवाओं को माता पिता दोनों का दस्तावेज। अपना तो दे सकता है आदमी ना, लेकिन माता पिता का भी दस्तावेज देना, ये जो है ना, इसको लेकर थोड़ी सी शंकाएं हैं, क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि एक एनआरसी की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि अगर ये ट्रायल है वाकई दूसरे रास्ते से, तो ये बड़ा लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल नहीं। और इसमें मैं एक सवाल ये डालना चाहूंगी कि इतनी हड़बड़ी क्या है अगर ये करना है, क्योंकि इसके साथ वोट का अधिकार जुड़ा हुआ है। हमने आसाम में देखा कि जल्दीबाजी में उन्होंने भारतीय नागरिकों को धकेल के बॉर्डर के बाहर कर दिया, फिर वापस उन्हें बुलाना पड़ा, परिवारों को अलग कर दिया। क्या जल्दीबाजी इस वक्त क्यों हो रही है, इस पे काफी सवालिया निशान। वोट के अधिकार की तो बात है, सरकार चुनने जा रहे हैं, और लेकिन जिस तरीके सत्ता के पक्ष लोग डिफेंड कर रहे हैं, घुसपैठिए वोटर, तो अगर घुसपैठिया वोटर है बिहार के अंदर, एक तो कोई बॉर्डर उस तरीके नेपाल को छोड़े कोई खास लगता नहीं है, तो घुसपैठिया आ कहाँ से रहे? और उन घुसपैठियों के अगर वोट से सरकार बन रही, लोकसभा आप जीत रहे हैं, लगातार आप लोकसभा जीत के आए हैं, 3 लोकसभा जीते हैं, विधानसभा जीत रहे हैं, आप प्रधानी के चुनाव तक आप जीत रहे हैं उन्हीं वोटरों से, यानी कि आपका वोट। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या दुर्भाग्यपूर्ण, वहाँ प्रवासी बहुत लोग हैं, और इस जो काम के लिए बाहर निकलते हैं। तो बॉर्डर की जो बात कही, बॉर्डर की जिम्मेदारी आपको पता ही गृह मंत्रालय के अधीन होती है, कोई राज्य सरकारों के अधीन नहीं होती। दूसरी बात, जो घुसपैठिया वाली बात कही है, इसी का नाम लेकर घुसपैठिया, बांग्लादेशिया घुसपैठिया, अवैध अधिक्रमण, इस सब को लेकर दिल्ली में भी एक पूरा अभियान चल रहा है। मैं उसी दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं अपने। हमारा दूसरा मुद्दा है कि
बीजेपी सरकार ने नारा दिया था, मोदी जी ने चाबियां बांटी थी कि जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, लेकिन अब नई नीति चल रही है कि जहां झुग्गी वहां बुलडोजर पहुंच रहा है। तो इसके क्या मायने हैं, और ये लगातार चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो मैं इस पर चाहूंगा पहली टिप्पणी मुकुंद दे। मुकुल जी, दिल्ली में बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले घर तक ही सीमित था, लेकिन अब वो लोगों के रोजगार भी छीन रहा है और दिल्ली को पूरी तरह से उजाड़ने की, गरीबों को उजाड़ने की कोशिश लगातार जारी है। अदिति, क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? मुकुल जी, मेरा ये कहना है कि ये एक, जहां तक गरीब जनता का सवाल है, जिस तरह से उन्होंने भाजपा को इस वक्त वोट दिया था, ये उनके साथ एक चुनावी धोखा है। क्योंकि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री ने जहां झुग्गी जहां मकान का बोला था और उन्हें भ्रमित किया गया है। आपका क्या कहना है इस पर मुकुल? मेरा मानना यह है अदिति कि ये वाकई जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, जो कहा जा रहा है और उसके उलट किया जा रहा है, लगातार हम चीजें देख रहे हैं। तो ये जो एक गरीबों के खिलाफ अभियान है, इसमें जमीन की लूट भी जुड़ी है। और ये एक आशंका है, जैसे धारावाही मॉडल एक बताया जा रहा है कि पूंजीपतियों को सौंप दी जाए जमीनें, कहीं रेलवे की जमीन है, कहीं किसी और की जमीन है। वो तरह तरह की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण है, लेकिन वो होने क्यों दिया गया, पहले उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, फिर सालों साल से जो लोग रह रहे हैं और आपको वोट दे रहे हैं, जिनके वोट के आधार पर आपकी सरकारें बन रही हैं, वो अचानक से अवैध या गैर कानूनी कैसे हो जाते हैं जब उनके वोट कानूनी हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं। और थोड़ी सी मुकुंद, क्योंकि आप लगातार दिल्ली घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी आपने कवर किया, तो लोगों की किस तरह की आवाज है, उनके दावे, उनके आपत्तियां, शिकायतें किस तरह की देख रहे हैं आप? मुकुल जी, सबसे बड़ी बात, ये जो बड़ी आबादी है वो ऐसी आबादी जो अपनी बात भी ढंग से नहीं बोल पाती या नहीं समझ पा रहे, उसके सुनने वाला कोई नहीं। ऑफलाइन इनसे जब बात हो रही थी अदिति से, तो उसमें बताया था कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टियां इससे गायब है, इस मुद्दे पर वो भी नहीं छू कर। हालांकि 29 तारीख को केजरीवाल भी जंतर मंतर पर बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहां जो जंतर मंतर पर जो लोग आए थे, सिर्फ यानी केजरीवाल सीन में आ रहे हैं। हाँ, अब पंजाब और जितने बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो दिल्ली आ रहे हैं वो। तो अब लेकिन इसमें बड़ा सवाल है, जो अब सिर्फ झुग्गी वाले नहीं है, झुग्गी के अलावा जो प्रदर्शन में बड़ी संख्या आई थी वो रेडी पटरी वालों की थी। और रेडी पटरी वाले ऐसे वो भी रहते तो वहीं हैं, झुग्गियों में ही रहते हैं, उनकी रेडी पटरी जा रही है जी। और ये रोजगार भी उजाड़ा सदर के आसपास पीली कोठी करके जगह है, जहां दाल, चावल, ड्राई फ्रूट्स सड़कों बिकता है और डेली वहां हजारों रेडियां लगती हैं। और दिल्ली के अलग देश के बाहर के लोग भी वहां से, इवन होलसेलर भी लेके खरीद ले जाते, दुकानों में अपने यहाँ किराने वाले बेचते हैं, उनको उजाड़ दिया गया है। सिर्फ एक जगह ये नहीं, इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे उजाड़े जा रहे हैं रेडी पटरी भी। तो मकान से आगे हटके अब उनका रोजगार छीना जा रहा है। तो रोजगार की जैसे बात की मुकुंद ने, मैं भी देख रहा था कई जगह बड़ी जो स्मार्ट सिटी के नाम पर चीजें हुई थी, और वो यानी आपको पानी की बोतल भी खरीदनी तो मॉल जाना पड़ेगा, तो आपको कहीं आसपास ये छोटे दुकानदार नहीं मिलेंगे। जबकि कोविड जैसे उस संकट में हमारी मदद इन्हीं लोगों ने की थी, जो बिल्कुल पड़ोस के दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, खोके चलाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं। ये जो पूरा एक डिजाइन है, क्योंकि केवल दिल्ली में ही नहीं, हम तमाम जगह देख रहे हैं बुलडोजर 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 बुलडोजर, ऐसा बिल्कुल बेलगाम हो गया। हाँ। ये जो नीति है पूरी बुलडोजर की, इसे किस तरह आप देखेंगे? देखिए, ये दिल्ली सरकार जो है 4 इंजन की सरकार है अब, है। अब ये कोर्ट ऑर्डर के पीछे छिप रही है। रेखा गुप्ता जी जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। अब जहाँ तक लोगों का सवाल है, मैं ये कह रही हूँ, अतिक्रमण अगर हुआ है तो अतिक्रमण सिर्फ गरीबों का ही क्यों दिख रहा है आपको? अतिक्रमण बड़ी बड़ी डीडीए कॉलोनीज में जाके देखिए, क्यों? वो आपके वोट बैंक हैं। GK1, GK2, ये बड़ी बड़ी कॉलोनियों में अतिक्रमण नहीं है। आप वहाँ बुलडोजर चलाएंगे, ये गरीब लोग ही मिले हैं। और गरीब लोगों का भी सवाल सही है कि जब यहाँ पे आपने सीवर की लाइन लगाई हुई है, जब आपने यहाँ पे पानी की लाइन लगाई हुई है, जब आप हमसे बिल ले रहे हैं, तो आप सडनली एकदम से कह रहे हैं कि ये अनधिकृत है। अरे आपने अमित शाह जी का वो बहुत वायरल हो रहा है आजकल कि अनधिकृत को भी हम अधिकृत करेंगे। केजरीवाल जी को वो बोल रहे थे कि नहीं करेंगे। और एक बात और मैं इसमें अंत में बोलना चाहूंगी कि बहुत ही अफसोस की बात है कि कोई भी विपक्ष की पार्टी जो है वो झुग्गी झोपड़ियों के साथ आके बाहर खड़ी हुई कोई संघर्ष नहीं कर रही है। उनकी आवाज सुनने वाला कुछ नहीं है, कुछ यूट्यूबर, जर्नलिस्ट वही कर रहे हैं। ये सही है, मुख्य धारा से बिल्कुल गायब है। और मुख्यधारा के मीडिया में अगर खबरें भी आती हैं तो वो उसी तरह जश्न के तौर पर आती हैं कि अतिक्रमण हटाया गया, इतनी झुग्गी, इतने मकान गिरा दिए गए। लेकिन एक मकान, जैसे बशीर बद्र ने कहा था ना, उसे थोड़ा बदल के पढ़ें कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। तो बुलडोजर, बस्तियां जलाई जा रही हैं एक तरह से बुलडोजर के द्वारा,
जमींदोज की जा रही हैं। और इससे गरीबों गुरबों जो पूरी दिल्ली जिन लोगों ने बनाई और बसाई है, एक तरह से दिल्ली का जो एक पूरा ये चमकता चेहरा जो दिखता है वो इन्हीं मेहनत कशों की वजह से है। और वो लोग बिल्कुल सड़कों पर आ गए। पुनर्वास की कहीं कोई बात नहीं होती। पुनर्वास के नाम पर कुछ चुनिंदा ही, पता चला कि 1000 घर हैं तो उनमें से 200 लोगों का पुनर्वास की बात होगी। और पुनर्वास भी कहाँ होगा, उन्हें कई किलोमीटर दूर दिल्ली के बाहरी इलाकों में डाल दिया जाएगा। वो वहां से क्या वो करेंगे। उसके अलावा इसमें फिर बच्चों की शिक्षा भी जुड़ जाती है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, स्कूल कहाँ होगा, ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं हो रहा। तो गरीबों की सरकार तो नहीं है ये। और वोट लेते समय ये गरीब कानूनी होते हैं, वैध होते हैं, और वोट के बाद वो अवैध और गैर कानूनी हो जाते हैं। इस सवाल पर हम सबको सोचना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। तीसरा मुद्दा है कि जाति का जहर, जाति का दंश आज भी किस तरह से जारी है। यूपी से लेकर एमपी, ओडिशा, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जाति के नाम पर बर्बरता हो रही है। तो इस पर क्या है पहली टिप्पणी, मैं पूछूंगा अदिति से। मुकुल जी, मुझे ये बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये देश इस वक्त पे शुभांशु शुक्ला जो कि आईएएफ ऑफिसर अभी स्पेस स्टेशन गए हैं उसका जश्न मनाया जा रहा है, और एक तरफ पे जो पिछड़ा वर्ग है उसे और पाताल की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि हमने देखा है उनके मतलब पेशाब उनके ऊपर किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। मुकुंद, क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? मुकुल जी, ये साफ दिखाता है आज हम कुछ भी कर ले, समाज के अंदर जिन्होंने नफरत बोई है जाति और धर्म के नाम पर, उसका असर लगातार दिख रहा है। जो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुकुल जी, क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? मेरा मानना है मुकुंद की एक तरह से मनुस्मृति की वापसी है। हालांकि मनुस्मृति परोक्ष रूप से हमेशा से लागू रही है, लेकिन अब इसे बाकायदा लागू करने की कोशिश है। कथा कहने पर ब्राह्मणों का अधिकार होगा, वेद पढ़ने पर ब्राह्मणों का अधिकार होगा, इसी तरह की व्यवस्था फिर से लागू की जा रही है। एक तरफ ये जातीय उत्पीड़न है, जब तक हम बात करते हैं तब तक दूसरी घटना हो जाती है। एक तरफ वो आरएसएस संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की वकालत कर रही है। यानी पूरा डिजाइन आप देखिए, एक तरफ जातीय बर्बरता, एक तरफ संविधान को बदलने की कोशिश है। ये पूरा लग रहा है कि एक तरफ मनुस्मृति यानी वो हिंदू राष्ट्र जिसकी परिकल्पना आरएसएस करती है, उसकी तरफ वो पूरी तरह कटिबद्ध हो गई है। इस पर हम चर्चा करें अदिति। ये पूरा एक डिजाइन जो दिख रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, कभी गाय की रक्षा के नाम पर, कभी किसी उसके नाम पर, त्योहारों पर हम देख रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू एक हो, हिंदू हैं भारत में रहने वाले, और एक तरफ ये जातीय जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। कोई भी लंपट, कोई भी कहीं कुछ हो रहा है, और उस पर सरकारी स्तर पर कोई उसे रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है। इस नीति को किस तरह देखेंगे आप? मुकुल जी, सरकार की जहां तक आप बात कर रहे हैं, और जो आपने मनुस्मृति की बात की है, मनुस्मृति को मानने वाले लोगों की सरकार जो चल रही है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि जब अखिलेश छोड़ के गए थे तब तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वहां पे गंगा जल वो कराया था। जब कन्नौज के एक मंदिर में अखिलेश यादव गए थे तब भी वहां गंगा जल छिड़कवाया था। तो सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? पिछड़े लोगों मतलब पिछड़ी जातियों के प्रति, मतलब ये किस वर्ग को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो इसी बात से साफ हो जाता है। तो सरकार क्या ही करेगी? मतलब हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला, पाताल की तरफ धकेला जा रहा है इन लोगों को। वरना किसी इंसान को आप घास खिलाएंगे, किसी का 2 किलोमीटर आप घुटनों के बल चलाएंगे, उनके ऊपर पेशाब करेंगे। तो मुकुंद, हम देख रहे हैं जातीय उत्पीड़न की बात। जैसे मैंने कहा कि जब तक हम बात करते हैं, जब तक लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तब तक ऐसी और भी घटनाएं हो चुकी होंगी, और हम सिर्फ इसे देखकर सुनकर रह जाते हैं। इस पर क्यों नहीं एक उद्वेलित हो रहे लोग? क्यों नहीं ये एक मुद्दा बन रहा है? क्यों नहीं एक बड़ा आंदोलन इसके लिए तैयार होता? मोल जी, इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो बड़ा बात है, हिंदू कौन है इनकी नजरों में, और मुसलमानों के लिए मुसलमान कौन है। जावेद अख्तर की बहुत लाइन, जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो कह रहे मेरे पास पैसा है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एनआरसी में बाहर नहीं जाऊंगा। एनआरसी में बाहर जाएगा गरीब मुसलमान, जिसका पैसा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर पाएगा, और बाहर जाएगा जो गरीब हिंदू होगा। गरीब हिंदू कौन है? जिनके पास संसाधन नहीं रहे। संसाधन जिनके पास रहे वो अपर कास्ट ट्राइब्स। इसीलिए ज्ञान पर कब्जा पहले भी उसने करने की कोशिश की, अभी भी। जो अब समझ में आ रहा है, जो अभी इस समय रोजगार की संकट ऐसे हैं, तो अगर आप पुरोहित की तरफ या कथावाचने की तरफ दूसरा वर्ग आ रहा है तो उसको भी रोकना है। ये रिजर्वेशन हमको चाहिए, लेकिन दूसरा रिजर्वेशन जब संवैधानिक रिजर्वेशन होता है नौकरी वाला, उस पर इन्हीं लोगों से ज्यादा आपत्ति होती है। ये बहुत सही बात की। जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए कि सदियों से
कुछ चीज़ों पर ज्ञान पे कब्जा है, तमाम नौकरियों पे कब्जा है और एक तमाम अपनी एक जो पद एक तरह से वो है समाज में स्थान उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा कि हम सबसे ऊपर हैं, हमारे नीचे ये हैं, पहले ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और उसके बाद शूद्र हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शूद्रों के लिए जैसे पहले कहा जाता था कि वेद भी नहीं पढ़ सकते और कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल देना चाहिए, उसी तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। ओडिशा में आपको मालूम है कि दलित समुदाय के लोग, 2 लोग परिवार के गाय लेकर जा रहे थे, उन्हें गौ तस्करी का आरोप में गौरक्षक, कहाँ से आ जाते हैं गौरक्षक, इन्हें कुछ और नहीं दिखाई देता है, किसी को भी गौरक्षक है कौन? दिल्ली की किसी सड़क पे चले जाइए आप, गौ गुंडे हैं, तो अब उन्हें सड़क पे गाय और उन लोगों ने बताया कि वो अपनी बिटिया की शादी में देने के लिए, मतलब गाय देने के लिए, भेंट देने के लिए वो गाय ले जा रहे थे। इटावा का आपने घटना देखी कि 2 यादव समुदाय के कथावाचक थे, उन्हें ब्राह्मणों के गांव में इसलिए पीटा गया कि भाई आप ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है, तो कोई जो ब्राह्मण नहीं है वो कैसे कथा पढ़ सकता है। तो ये एक अजीब तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। उसके अलावा तमाम घटनाएं हो ही रही हैं, गटर में मौत हो रही हैं, हर जगह जातीय उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन जैसे अदिति ने कहा, एक तरफ हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं और एक तरफ हम और पाताल में घुसते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि इस पर हमें आपको जरूर सोचना चाहिए। केवल ऐसी घटनाएं पढ़कर, सुनकर, हेडलाइन देखकर हम आगे न निकल जाएं। इस पे आत्ममंथन की भी जरूरत है, समाज में भी आपस में, कि किस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं। और सरकार को तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए जब वो सबका साथ, सबका विश्वास की बात करती है। तो एक तरफ दलित उत्पीड़न है, एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, एक तरफ महिलाओं के खिलाफ नफरत है। जरा सी कोई बात होती है, एक महिला को खलनायिका के तौर पर पेश किया जाता है। और अब एक ये बुलडोजर का एक कहर तो चल ही रहा है और उसके अलावा एक मतदाता सूची सत्यापन के नाम पर कुछ नए दिशा निर्देश ऐसे आए हैं जो वाकई सवालों के घेरे में हैं। तो मुझे लगता है कि आज इंडिया की बात में बस इतना काफ़ी है। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलते हैं, हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया।